हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए कॉलेज की लव स्टोरी का ये नया एपिसोड, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट और उसे लिखा है सौम्य त्रिपाठी ने। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और अगर हाँ, आप चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुना था कि इशिका, जिसका मूड पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका था और वो आज घर आती है तो उसका मूड और ज़्यादा ख़राब करते हुए आस्था जी उसके सामने आ जाती हैं। आस्था जी जो इशिका को देखकर कहती हैं, आ गई तुम। इशिका जो थोड़ा रूडली कहती है, अगर आई नहीं होती तो आपको दिखाई कैसे देती। और वो पूरी तरह से आस्था जी को इग्नोर करते हुए अपनी बेबो जान को आवाज़ लगाने लगती है। बेबो जान, बेबो जान कहाँ है आप। आस्था जी जो उसे रोकते हुए कहती हैं, आज वो नहीं है, वो कहीं गई हैं। इशिका इससे पहले कभी भी बेबो जान को उससे दूर होता हुआ नहीं देखी थी और कभी भी बेबो जान ना तो छुट्टी ली थी और ना ही कभी भी उस घर से कहीं बाहर जाया करती थी। आस्था जी की बात सुनकर इशिका थोड़ा चौंकते हुए कहती है, क्या मतलब, कहाँ चली गई वो, कहीं आपने तो उन्हें। आस्था जी जो इशिका की बात पर अपनी आंखें थोड़ी बड़ी करके इशिका को देखने लगती हैं और हैरानी से कहती हैं, मैंने क्या। इशिका जो कहती है, छोड़िए, आपसे क्या ही बहस करूं। और उसके बाद वो स्टेयर से अपने रूम की तरफ जाने लगती हैं। क्या आस्था जी उससे कहती हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा डिशेस बनाई हूँ, साथ में लंच करेंगे हम तीनों लोग। इशिका जो कहती है, आपके हाथों से खाना खाऊं मैं, आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊं मैं। ओह हो, तो मतलब क्या प्लान है आपका, मुझे बेहोश करना चाहती हैं या फिर कुछ और। इशिका जी बहुत ही रफली और बहुत ही गलत तरीके से आस्था जी से बात कर रही थी। आस्था जी जो कहती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा बेटा, इस तरह क्यों। इशिका जो उनकी तरफ देखते हुए कहती है, आप तो रहने दीजिए और ज़्यादा अच्छी बनने की एक्टिंग तो किया मत करिए। और बाय द वे, आपके हाथों के खाने पर ना मुझे भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या मिलाकर खिला दें। और ये बोलकर वो स्टेयर से अपने रूम की तरफ चली जाती है। आस्था जी जो थोड़ा हैरान होते हुए 2 कदम पीछे चली जाती हैं इशिका की बातें सोचकर, और वो अपना एक हाथ अपने फोरहेड पर रखते हुए कहती हैं, ये लड़की ये सोचती है मेरे बारे में, आखिर आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। और ये सोचकर वो डाइनिंग चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं। विक्रम जी जो पीछे से आते हुए आस्था जी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आप परेशान मत होइए, मैं बात करूंगा उससे, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। आस्था जी जो कहती हैं, और कितना वक्त दूं मैं, अपना 15 साल दे दिया उस लड़की को और उसको लगता है कि मैं उसके खाने में कुछ मिला दूंगी। ये क्या कह रही है वो, उसे उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों है। विक्रम जी, आप उसे समझाते क्यों नहीं है। मैं तो अपनी औलाद भी नहीं की दूसरे की, कहीं ऐसा ना हो कि उसे माँ की कमी महसूस हो। मुझे इस बात से भी बहुत गिल्ट होती है कि मैं अपनी बच्ची के साथ पूरा वक्त नहीं रह पाती। अपने बिजनेस की वजह से मैं इशिका को पूरी तरह टाइम भी नहीं दे पाती। लेकिन मैं उसे सॉरी कहना चाहती हूँ उन सब चीज़ों के लिए, वो मेरी बात सुनती क्यों नहीं है। आस्था जी सच में इशिका से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इशिका जो अपनी मॉम की रिप्लेसमेंट नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी अपनी मॉम से बहुत ही ज़्यादा अटैच थी और उसके दिमाग में कुछ गलतफहमियों ने जन्म ले लिया था और बचपन की गलतफहमियां कभी भी ख़त्म नहीं हुआ करती। विक्रम जी जो आस्था जी को संभालते हुए कहते हैं, आप रोना बंद करिए और आप खाना निकालिए, मैं लेकर आता हूँ अपनी बेटी को। दूसरी तरफ इशिका जो चेंज करके मिरर के सामने आते हुए खुद से सोचती है, क्या हुई हो गया मेरी जिंदगी को, इतने कलेश क्यों चल रहे हैं। और वैसे भी आज तो सुबह से मेरा मूड ऑफ हो गया, कितना खुशी खुशी गई थी ना मैं, और आज बेबू जान भी नहीं है, अब मैं किसे सब कुछ बताऊंगी। इशिका जब भी अपने मूड को ऑफ पाती वो हमेशा बेबू जान के साथ या तो किचन में लग जाया करती थी या तो उनको बैठाकर अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उनके सामने रख दिया करती थी, जिससे इशिका को बहुत रिलैक्स मिलता था। मगर आज उसकी बेबू जान भी उसे सुनने के लिए नहीं थी, जिसकी वजह से इशिका को खुद ही अपना मूड ठीक करना पड़ता है। वो मिरर के सामने खड़े होते हुए कहती है, इतना सच धज के जाने का क्या फायदा हुआ, उन्हें फिर भी बस मेरी इंसल्ट ही करनी थी। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कितना गंदे तरीके से डांटा। और
और ये बोलते बोलते इशिका का मुंह धीरे धीरे बहुत बुरा सा बनने लगता है कि तब इशिका को कुछ याद आता है। वो सीन जब कार में इशिका और ध्रुव बैठे हुए थे। इशिका जो कार की ज़्यादा स्पीड से काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और ध्रुव जो अपना हाथ इशिका के हाथ में देते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। अनजाने में ही सही मगर ध्रुव का यूं इस तरह इशिका को संभालना उसे बहुत अच्छा लगा था। इशिका को हमेशा से किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो उसे बिल्कुल बच्चों की तरह संभाले, और वो शख्स अभी तक तो उसके लिए बेबोजान ही थी, जिसकी वजह से वो अपने मॉम डैड से ज़्यादा अपनी बेबोजान से अटैच थी। और उसी तरह आज ध्रुव ने उसे उस वक्त संभाला जब उसे बहुत डर लग रहा था। अपने इशिका को अकेलेपन में नींद नहीं आया करती थी क्योंकि उसे कई बार ऐसे डरावने सपने आते थे जिससे इशिका बहुत ज़्यादा डर जाती थी, जिसकी वजह से बेबोजान ही हमेशा उसे लोरी सुनाकर सुलाया करती थी या तो कोई कहानी सुनाकर सुलाया करती थी। और ये आदत उसकी अब भी थी। ध्रुव को याद करके इशिका के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ गई थी। वो जैसे ही खुद को मिरर में इस तरह ब्लश करते हुए देखती है, वो अपने गाल को छूते हुए कहती है, Am I blushing? What? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उनके बारे में सोचकर ब्लश नहीं कर सकती, मैं इतनी गंदी नहीं हो सकती। हाँ, मैं इशिका सहगल हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, नॉटी भी हूँ, बदमाश हूँ, लेकिन इतनी भी नॉटी नहीं यार, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी। भला कोई प्रोफेसर के साथ भी इश्क लड़ाता है, और वो भी इतने अकड़ो प्रोफेसर के साथ। उनके साथ तो एक सेकंड जीना मुश्किल है। मैं ये सब नहीं सोच सकती, वो तो मुझे मार ही डालेंगे अगर उन्हें ये सब पता चला तो। इशिका प्लीज़। और वैसे भी अगर हम दोनों के बीच कोई रिश्ता बन भी गया तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, और फिर मेरे ऊपर तो वो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला सिनेरियो बन जाएगा। एक तरफ प्रोफेसर और स्टूडेंट, दूसरी तरफ आशिक। छी। और ये सोचकर वो दूसरी तरफ टर्न होती है कि तभी विक्रम जो इशिका का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहते हैं, बेटा इशिका, माय डार्लिंग स्वीट हार्ट, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। इशिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इशिका को आस्था जी का घर आना बिल्कुल पसंद नहीं था और ये बात इशिका ने विक्रम जी को कई बार बताया था, लेकिन विक्रम जी जो इशिका की बात नहीं सुनते थे और वो चाहते थे कि वो आस्था जी से थोड़ा घुले मिले ताकि इशिका की लाइफ में जो भी कड़वाहट है वो धीरे धीरे ख़त्म हो। इशिका जो दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, मुझे प्राइवेसी चाहिए प्लीज़ डैड। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाली होती है, विक्रम जी जो उसे कहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इशिका, क्या ये मैनर था आपको अपनी मॉम से बात करने का? इशिका जो कहती है, कौन सी मॉम? आप वो देखिए, और वो अपनी मॉम की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, वहाँ वॉल पर वो फ़ोटो है ना, वो है मेरी मॉम, और कोई मॉम को नहीं जानती मैं। और डैड आपको बता दूँ, माँ सिर्फ एक ही हो सकती है। विक्रम जी जो कहते हैं, मॉम नहीं तो आपकी स्टेप मॉम तो है ना। विक्रम जी की बात सुनकर इशिका कहती है, नहीं डैड, मेरा और मॉम का जो बॉन्डिंग है वो किसी और के साथ मैं नहीं एक्सचेंज कर सकती, और मैं अपनी मॉम की जगह किसी और को दे ही नहीं सकती। मेरी और उनकी बॉन्डिंग के बारे में तो आपको अच्छे से पता है ना, और प्लीज़ आप मुझे फोर्स तो मत करिए कम से कम। वैसे भी हर बच्चे की माँ एक ही होती है, ये मॉम स्टेप मॉम मुझे समझ नहीं आता। मेरी माँ सिर्फ वही थी जो आपकी पहली बीवी थी, और इनको मैं नहीं जानती, और ना ही मैं इनको कभी अपने मॉम की तरह एक्सेप्ट कर पाऊंगी। सो प्लीज़ डैड, प्लीज़। विक्रम जी जो कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम उन्हें अपनी मॉम की तरह एक्सेप्ट करो, लेकिन कम से कम उनके साथ बिहेव तो अच्छे से किया करो बेटा। जब वो तुम्हारी आंटी थी तब तो। विक्रम जी की बात को बीच में ही काटते हुए इशिका कहती है, जब वो मेरी आंटी थी ना तो वो मेरी फेवरेट आंटी हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ आंटी के रूप में। मेरी मॉम की जगह लेकर मैं उन्हें अच्छी आंटी नहीं बोल सकती और ना ही अपना मॉम कह सकती हूँ। विक्रम जी जो कहते हैं, उन्होंने तुम्हारी मॉम की जगह नहीं ली है। इशिका जो कहती है, मैंने देखा है अपनी मॉम की आंखों में आंसू, वो भी उनकी वजह से। आपको कुछ नहीं पता डैड, आप वहाँ नहीं थे, मैं थी वहाँ पर। विक्रम जी जो कहते हैं, तुम उस वक्त बहुत छोटी थी इशिका, 6 साल का बच्चा कुछ भी नहीं समझता। इशिका जो कहती है, लेकिन बच्चा अपनी माँ की आंखों का दर्द अच्छे से समझता है डैड।
और आप क्या समझते हैं सब कोई पूरी दुनिया में आपके जैसा अच्छा नहीं है? और प्लीज़ डैड, प्लीज़ मुझे वो सारी बातें दोबारा याद मत दिलाइए, मेरा मूड वैसे ही बहुत। और ये बोलते बोलते इशिका रोने लगती है। विक्रम जी जो उसके रूम के अंदर आते हैं और इशिका को जोर से हक करते हुए कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बात करूंगा इस बारे में। नहीं बात करनी आपको, आप मत करो। मैं खाना, अच्छा ठीक है, मैं खाना यहीं ले आता हूँ आपके लिए। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा तो खाएंगी ना मेरी बेटी? इशिका जो कहती है, हाँ आप खिलाएंगे तो मैं खा लूंगी, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है। और बेबू जान कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। विक्रम जी जो कहते हैं, बेबू जान को भी थोड़ा अपने लिए टाइम दो। उनके किसी फ्रेंड का कॉल आया था, वो पास के हॉस्पिटल में एडमिट है। केस थोड़ा सीरियस था जिसकी वजह से वो बुलाई थी उन्हें। इशिका जो कहती है, आज का हॉस्पिटल है तो जल्दी आ जाएंगी ना? विक्रम जी जो कहते हैं, हाँ बहुत जल्द आ जाएंगी। इशिका जो कहती है, ओके देन, जब वो आएंगी ना तो मैं उनके साथ खा लूंगी। आप जाइए, आप खा लीजिए उनके साथ। जो इशिका का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, आर यू श्योर? मैं उनके साथ खाऊं या तुम्हारे साथ? इशिका जो कहती है, नहीं आप खा लीजिए उनके साथ। वैसे भी आपको तो उन्हीं के साथ खाने की आदत होगी, आप तो अक्सर उन्हीं के साथ रहा करते हैं ना? विक्रम जी जो कहते हैं, ये उन्हीं उन्हीं क्या लगा रखा है? अगर मॉम नहीं बोल पा रहे हो तो आंटी ही बोल लो। इशिका जो कहती है, किस रिश्ते से आंटी बोलूं? वो आपकी बीवी हैं और वैसे भी मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज़ आप जाके खाना खा लीजिए। विक्रम जी जो कहते हैं, तुम्हारी वजह से आंखों में आंसू लेकर बैठी हुई है वो। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम वो खाना खाने के मूड में, और ना मुझे खाना देगी। अगर तुम चलोगी तो शायद बात कुछ बन जाए। विक्रम जी जो इशिका को बहलाने की कोशिश कर रहे थे। इशिका जो कहती है, मैं आपको 5 साल की बच्ची लगती हूँ डैड? आप बातों में फंसाकर मुझे ले जाना चाहते हैं ना उनके पास? और क्या मिलता है आपको? अच्छा हाँ, मतलब आपको उनकी गुलामी करने में मजा आता है। विक्रम जी जो कहते हैं, बदमाश। इशिका जी कहती है, हाँ ऐसे सच कहा है किसी ने, जब शादी हो जाती है ना तो हर मर्द अपनी वाइफ का पट्टू बन जाता है। विक्रम जो कहते हैं, जिस हिसाब से तुम्हारी जबान और तुम्हारा दिमाग चलता है ना, मुझे लगता है आने वाले टाइम में मेरे भी सन इन लॉ को तुम्हारा पट्टू ही बनकर रहना पड़ेगा। इशिका जो हंसते हुए कहती है, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ये बोलकर वो विक्रम जी से कहती है, अच्छा अब जाइए, आप खाना तो खा लीजिए। विक्रम जी जो कहते हैं, अभी मेरा बेटा नाराज तो नहीं है ना? इशिका जो कहती है, अब आप आ गए ना मुझे बनाने के लिए, भला मैं कैसे नाराज रह सकती हूँ? और डैड, विक्रम जी जो मुड़कर जाने ही वाले थे कि तब तक इशिका की बात सुनकर वो मुड़ते हुए कहते हैं, बोलो। इशिका जो कहती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया उन्हें। आई थिंक मेरी तरफ से उन्हें अपॉलॉजी दे दीजिएगा प्लीज़। विक्रम जी जो कहते हैं, अगर इतनी ही परेशानी हो रही तो खुद जाकर। इशिका जो कहती है, नहीं मैं नहीं जा रही, आपको देना है तो दे दीजिए, वरना मुझे अपॉलॉजी लेने का उनसे कोई शौक है नहीं। विक्रम जी जो कहते हैं, ठीक है समझ गया मैं। और ये बोलकर वो स्टेयर से नीचे चले जाते हैं। इशिका भी दरवाजा बंद कर देती है और उसके बाद वो बेड पर बैठकर सोचती है, ऐसे सच ही कहा है किसी ने, मर्द पट्टू तो बन ही जाते हैं। और फिर वो खुद को मिरर में देखते हुए कहती है, मैं किसको पट्टू बना सकती हूँ? वैसे भी मेरे आगे तो सब पट्टू बन जाते हैं, इशिका सहगल हूँ मैं। और ये सोचते सोचते उसका दिमाग पता नहीं कैसे ध्रुव पर चला जाता है। इशिका जो यही सब सोच रही थी कि उसका दिमाग अचानक से ध्रुव की तरफ चला जाता है और वो अपना पैर फोल्ड करके बेड पर बैठती है और अपने पिलो को लेते हुए और अपने पिलो को हक करते हुए सोचने लगती है, अगर वो प्रोफेसर मेरे पट्टू बन जाए तो, लाइक मेरी गुलामी करें, मेरी हर बात माने, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सपने में भी ये पॉसिबल नहीं है। वो कितने अकड़ू हैं, भला वो किसी के पट्टू बन सकते हैं क्या? और ये सोचते सोचते उसकी नजर मिरर पर जाती है और इशिका जब खुद को देखती है तो अपने सर पर हल्का सा मारते हुए कहती है, ये मैं बार बार उनके बारे में क्यों सोचने लग रही हूँ? ओह नहीं, छी, गलत बात है, अपने प्रोफेसर को इस नज़र से नहीं देखती इशिका, वेरी बैड मैनर। और ये बोलकर वो पिलो पर अपना सर रखती है और बेड पर लेट जाती है और अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है। सुबह की थकान की वजह से पिलो पर लेटे लेटे इशिका जो फ़ोन चलाते चलाते ही सो जाती है। शाम का वक्त, बेबू जान इशिका से कहती हैं, उठिए शाम हो गई है इशिका मैडम।
इशिका जो कहती है, मुझे मैडम मत बुलाया करिए। और कहाँ चली गई थी आप? वो ये सोते सोते ही बोल रही थी। बेबो-जान जो कहती हैं, हमारी दोस्त एडमिट थी, बस उसी से मिलने गई थी। आप पहले उठिए तो। इशिका जो कहती है, हाँ ठीक है उठ गई। मुझे भूख लगी है। बेबो-जान जो कहती हैं, हाँ आज बहुत ही अच्छा खाना बना था। किसने बनाया था? इशिका जो कहती है, मैंने तो नहीं बना। अच्छा वो खाना मत खाइएगा आप, पता नहीं क्या मिला होगा उसमें। बेबो-जान जो कहती हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, आस्था मैडम ने बनाया था वो। इशिका जो कहती है, इसीलिए तो कह रही हूँ मत भरोसा करेगा, कुछ भी मिल सकता है उसमें। बेबो-जान जो इशिका से कहती हैं, अपनी माँ के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। इशिका जो थोड़ा नाराज होते हैं और अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, मेरी माँ सिर्फ वो है, वो देखिए वो फोटो में, सबको बताना क्यों पड़ता है मुझे? और उसके बाद अगर मेरे पास कोई है मेरी माँ जैसा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है और कोई नहीं। बेबो-जान जो मुस्कुराते हुए देखती हैं इशिका को और अपने हाथों को इशिका की गाल पर सहलाते हुए कहती हैं, चलिए अब उठ जाइए, खाना भी खा लीजिए, सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं आपने। इशिका जो कहती है, डांट तो खाई नहीं हूँ सुबह से और शाम को भी खाने वाली हूँ। इशिका की बात सुनकर बेबो-जान कहती हैं, वैसे आज आपके प्रोफेसर भी आने वाले ना? इशिका जो बेड से झटके से खड़ी होती है और कहती है, अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई कि आज वो अकड़ू फिर से मुझे डांटने वाले हैं। ओफ, अब एक काम करिए, आप जो भी है जल्दी से मुझे खाने के लिए दे दीजिए, मुझे तैयार होना है। और उन्होंने कहा था पढ़ने के लिए, मैंने तो कुछ भी रिवाइज नहीं किया। बेबो-जान जो कहती हैं, अच्छा ठीक है आप पढ़ लीजिए, हम लेकर आते हैं आपके लिए। इशिका जो कहती है, हाँ, और उसके बाद वो अपने सारे नोट्स को लेकर बैठ जाती है। इशिका जो पढ़ते पढ़ते आज के क्लास के बारे में सोचने लगी थी, जब ध्रुव ने उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पूछा और उसने कुछ ऊट पटांग सा जवाब देकर अपनी इंसल्ट करवा ली। इशिका जो अपने नोट्स को देखते हुए कहती है, ऐसे कुछ खास गलत तो नहीं बोला था, बाद में उन्होंने मान भी लिया था कि मैंने सच बोला है। आप जिस चीज़ से मोहब्बत करो, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। सही तो है ये। इशिका जो यही सब सोचती है कि तब तक बेबो-जान उसके लिए खाना लाते हुए कहती हैं, आप तो पढ़ने बैठ गई, खाना नहीं खाएंगी? इशिका जो कहती है, आप खिला दीजिए अपने हाथ से, मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है, वरना उनका कुछ ठिकाना नहीं, पता चले मुझे मुर्गा वर्गा बना दे तो। और इसी तरह इशिका अपनी अच्छे से तैयारी में लग जाती है। लगभग रात के 8 बजे इशिका जो पढ़ ही रही थी और पढ़ते पढ़ते वो फोन में घुस जाती है कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। इशिका जो उस नोटिफिकेशन को खोल कर देखती है, वो एक नंबर से मैसेज था। वह नंबर इशिका के लिए अननोन था। दूसरी तरफ से मैसेज आया था। इशिका जो उस मैसेज को पढ़ती है, रीचिंग एट योर होम इन जस्ट 5 मिनट्स, बी रेडी। ओके, कौन है ये? और इशिका जो उस नंबर के बारे में जांच करती ही कि तब तक विक्रम जी इशिका का डोर नॉक करते हुए कहते हैं, इशिका ओपन द डोर। इशिका जो कहती है, पापा खुला है, अंदर आ जाइए। विक्रम जो अंदर आते हुए कहते हैं, तुम्हारे सर का कॉल आया था, वो 5 मिनट में आ रहे हैं। इशिका जो कहती है, मेरा नंबर उन्हें कैसे मिला, आपने दिया है क्या? विक्रम जी जो कहते हैं, ऑब्वियसली तुम्हारे प्रोफेसर है, तुम्हारे पास उनका नंबर होना चाहिए। इशिका जो कहती है, अरे तो अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से खड़ी होती है और अपने बाल को अच्छे से बनाने लगती है। फिर उसे याद आता है कि सुबह वो इतना तैयार होकर गई थी, मगर ध्रुव पर तो उसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। लेकिन ये सिर्फ ऐसा इशिका को लग रहा था, सच तो कुछ और ही था। ध्रुव ने तो उसे इस तरह की ड्रेसिंग सेंस करने के लिए इसीलिए मना किया था क्योंकि वो उससे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होने लगे थे। वहीं इशिका को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से वो कैजुअल ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप पहनकर और नीचे एक शॉर्ट्स पहनकर तैयार हो जाती है। वो तुरंत ही नहा कर आती है और अपने बाल को ड्राई करके अपने बाल का बन बना लेती है। बेबो-जान जो इशिका के रूम के अंदर आते हुए कहती हैं, वो आपके प्रोफेसर आ गए हैं। इशिका जो कहती है, अच्छा भेज दीजिए उन्हें अंदर। बेबो-जान जो कहती हैं, अंदर? इशिका कहती है, अरे हाँ, अब मैं क्या हॉल में थोड़ी ना पढ़ूंगी, बोल दीजिए कि मेरे रूम में आ जाए। बेबो-जान जो कहती हैं, अच्छा ठीक है। बेबो-जान जो इशिका के कहे हुए बात को फॉलो करते हुए ध्रुव को इशिका के रूम में ले जाते हुए कहती हैं,
अब अंदर आइए सर। और वो उनके लिए गेट खोल देती हैं। ध्रुव जो अंदर आते हैं और बेबो जान बाहर निकलकर गेट बंद कर देती हैं। ध्रुव जो इशिका को देखते हैं, इशिका ने पूरे बेड पर कॉपी किताब फैला रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो यूपीएससी की ही तैयारी कर रही हो। वहीं इशिका के बाल भी बार बार उसके आंखों पर आकर उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाल थोड़े थोड़े गीले होने की वजह से वो आकर उसके चेहरे पर ही चिपक जा रहे थे। इशिका ना जाने क्यों ही अपने कानों में कुछ ईयरपोड्स लगाकर सुन रही थी, जिसकी वजह से उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ध्रुव उसके रूम में आ चुके हैं। इशिका को पता तो था कि ध्रुव आ चुके हैं उसके घर में, लेकिन वो इतना जल्दी उसके रूम में भी आ जाएंगे, इस बारे में उसको जरा भी अंदाजा नहीं था। वो जल्दी जल्दी अपने पूरे बेड को ठीक कर रही थी कि तभी वो पीछे मुड़ती है और अचानक से ध्रुव को अपने बेड के सामने देखकर थोड़ा चौंक जाती है और धड़ाम से बेड पर गिरती ही कि तब तक ध्रुव उससे कहते हैं, आराम से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इशिका धड़ाम से बेड पर गिरते हुए कहती है, हाँ यहाँ कैसे आ गए? और वो जल्दी से अपने कानों के ईयरपोड्स को निकालती और कहती है, आ गए तो बैठ जाइए, खड़े क्या हैं? इशिका जो देखती है कि ध्रुव उसे बहुत घूर घूर कर देख रहे हैं। ध्रुव जो इशिका के 2 स्टेप करीब आते हैं और उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहते हैं, आर यू रियली श्योर कि तुम्हें यहाँ पढ़ाई करना है? इशिका जो कहती है, इतना खूबसूरत रूम है, वहाँ पर चेयर टेबल भी है, आप चेयर पर बैठ जाइए, मैं बेड पर बैठकर पढ़ लूंगी। ना तो फिर आप चाहें तो बेड पर भी बैठ सकते हैं, मैंने कोई मना। इशिका जो इतना बोली ही थी कि ध्रुव जो अपना चेहरा इशिका के करीब लाते हुए, ध्रुव जो अपने हाथों से इशिका के आंखों पर आ रहे कुछ बाल को हटाते हुए कहते हैं, ये आंखों पर नहीं आने चाहिए, जब आंखों पर बाल आते हैं तो आंखें कमज़ोर होती हैं उससे। इशिका जो बिना कुछ बोले और बिना कुछ ध्यान से सुने बस ध्रुव को एक टकटकी लगाकर देखी जा रही थी। इस तरह ध्रुव का उसके गालों पर हाथ फेरने से उसके दिल की धक धक बहुत जोर से बढ़ गई थी। इवन वो ध्रुव को भी अच्छे से फील हो रहा था। इशिका को इस तरह अपने आप को घूरता हुआ ध्रुव पाते हैं तो उसके सामने अपनी चुटकी बजाते हुए कहते हैं, आर यू ओके? क्या हुआ तुम्हें? इशिका जो अभी भी ध्रुव को देखे जा रही थी, ध्रुव जिसे लगता है कि इशिका ज़रूर उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो 2 कदम पीछे होते हुए कहते हैं, पढ़ाई कर लें अगर तुम्हारा दिमाग इन सारे फालतू चीज़ों से बाहर आ गया हो तो। ध्रुव ने तो एक ही लाइन में इशिका के फीलिंग्स की इंसल्ट कर दी थी। ध्रुव जो 2 कदम पीछे होते हैं तो इशिका अपने कॉन्शियस में आती है और कहती है, हाँ मैं बुक्स हटाती हूँ। उसे भी काफ़ी ऑकवर्ड लगा था कि वो इशिका सहगल होकर इस तरह ध्रुव को देख रही थी जैसे उसे ध्रुव में कोई 8वां अजूबा दिख गया हो। इशिका जो जल्दी जल्दी बेड को क्लियर करती है जिस पर उसने बहुत सारी कॉपी, बुक्स और साथ ही नोट्स वगैरह फैला रखे थे। इशिका उन सबको साइड करती है और अपने बेड को ठीक करते हुए कहती है, अभी स्टार्ट करते हैं। और वो ध्रुव के लिए चेयर लाते हुए कहती है, आप बैठ जाइए। और वो भी उनके सामने पालथी मारकर बैठ जाती है। इशिका ने इस वक्त शॉर्ट्स और साथ ही ऑफ शोल्डर का टॉप पहना था। वो टॉप थोड़ा सा लूज था। इशिका जो ध्रुव से कहती है, ये कुछ नोट्स में कंफ्यूजन था, मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इधर साइड में लिख लिया है। और ये बोलकर वो जैसे ही नोट्स देने के लिए थोड़ा आगे की तरफ झुकती है, ध्रुव अपना गला क्लियर करते हुए इशिका को कुछ इशारा करते हैं, मगर इशिका को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहती है, क्या हुआ, गले में कोई प्रॉब्लम है? ध्रुव जो से कहते हैं, तुम ठीक से बैठोगे? इशिका को अभी भी समझ नहीं आया था कि ध्रुव का इशारा किस तरफ है। ध्रुव की बातें सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, सीधा बैठो तो मैं इधर थोड़ा करीब आता हूँ। और ये बोलकर वो चेयर थोड़ा बेड के करीब लाते हैं ताकि इशिका को ज़्यादा बेंड ना होना पड़े। ध्रुव ने जैसे ही इशिका से कहा, तुम थोड़ा सीधा बैठोगे, इशिका समझ जाती है कि आखिर क्या माजरा हुआ है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है और वो पूरा मूवमेंट ही काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। ध्रुव को भी अब इशिका को थोड़ा फेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं इशिका का तो गाल पूरी तरह से शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो अपने टॉप को एडजस्ट करती है और बिल्कुल सीधा बैठ जाती है। अब वो ध्रुव के साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। वो अपनी पल के नीचे झुकाए हुए ही ध्रुव से बात कर रही थी।
ध्रुव भी उसे सारे टॉपिक्स को क्लियर करने लगते हैं। आज का टॉपिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्रुव इशिका को अच्छे से क्लियर करते हुए उसे काफ़ी डिटेल में चीज़ें समझाने लगते हैं। आइए जानते हैं कैसे होने वाले हैं इशिका की पहली ट्यूशन क्लास जो कि वो ध्रुव से ले रहे हैं। और आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में और क्या ट्विस्ट आने वाला है और क्या होने वाला है इशिका और ध्रुव की कहानी में। चलिए सुनते हैं इसे अगले एपिसोड में और सुनते रहिए कॉलेज की लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।